Hello student, welcome back. I'm again come with a new topic that is called as a gravitation. Gravitation क्या होता है हम सबको पता है। जैसे ही कोई चीज़ को हम लोग किसी हाइट से रिलीज करते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरती है, इसे हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई है टोलेमी से। टोलेमी जो कि 2000 साल पहले की बात है, ये हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट अगर आप कहेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं होगा। इन्होंने सबसे पहली बार बताया था क्या हमारा जो अर्थ होता है ये हमारे प्लानिटरी सिस्टम में सबसे सेंटर में होता है, रेस्ट होता है और बाकी सारे प्लैनेट इसके आजू बाजू सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये सबसे पहली थ्योरी थी, इसको जियोसेंट्रिक मॉडल कहा गया था। लेकिन ये थ्योरी जो थी इतनी कोई खास नहीं थी। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था कोपरनिकस। कोपरनिकस ने कहा कि ऐसा नहीं है, अर्थ सेंटर में नहीं है, क्योंकि अगर अर्थ को हम सेंटर में रखें बाय ज्योमेट्री अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक ही ऑर्बिट में दो प्लैनेट्स आते हैं। और हम सब जानते हैं कि एक ऑर्बिट में सिर्फ एक ही प्लैनेट हो सकता है, दो प्लैनेट नहीं हो सकते। इसीलिए कोपरनिकस ने इस मॉडल को थोड़ा सा बदल दिया। उन्होंने कहा क्या अर्थ सेंटर में नहीं होता बल्कि सन सेंटर में होता है और बाकी सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। इस बात को बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और ये थ्योरी को काफी ज्यादा पसंद भी किया गया। इसके बाद फिर भी एक प्रॉब्लम आई जिसे टाइको ब्राहे ने ध्यान से आफ्टर कोपरनिकस देयर इज अनदर साइंटिस्ट हु नेम इज टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे इज वेल नोन फॉर हिज क्वालिटी डाटा। उनके पास बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी डाटा था प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड, लेकिन वो स्टडी कर रहे थे प्लैनेट के वेलोसिटी के बारे में। उन्होंने एक चीज को ऑब्जर्व किया था कि प्लैनेट्स जब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो उनकी वेलोसिटी हर जगह पर अलग अलग होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम लोग कंसीडर कर रहे थे सर्कुलर ऑर्बिट्स। अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो सर्कल एक तरह का सिमेट्रिक शेप होता है। इसका मतलब अगर सर्कल में कोई चीज गोल घूम रही है तो किसी पॉइंट पर अगर उसकी वेलोसिटी v है तो हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी v होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी जो थी अलग अलग आ रही थी। इसका मतलब ये था कि कुछ ना कुछ तो ज्योमेट्रिकल मिस्टेक हो रही थी। इसके बारे में उन्होंने बहुत स्टडी किया। मेनली उन्होंने वीनस, मर्क्यूरी और मार्स के बारे में उन्होंने ज़्यादा स्टडी किया, लेकिन वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया उनके ही एक असिस्टेंट ने जिनका नाम था जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर ने उनके ही डाटा को यूज़ करके उन्होंने 3 प्लैनेटरी लॉज बनाए और सबसे पहली बार उन्होंने ये बताया कि प्लैनेट्स जो है सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। So every planet revolve in a elliptical orbit by considering the sun is situated one of the foci of ellipse। देखिए इलिप्स एक तरह का शेप होता है जिसमें दो फोकस होता है, राइट? थोड़ा अंडे के जैसा शेप होता है, उसमें दो फोकस होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हर एक प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में ना घूमते हुए बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो आप कंसीडर कीजिए कि प्लैनेट कहीं पर एक पोजीशन पे है और सन एक फोकस पर है, राइट? और सन के अराउंड ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो इस बेसिस पर उन्होंने 3 प्लैनेटरीज लॉज बनाए जिसे हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन या फिर प्लैनेटरीज लॉज कहते हैं। तो क्या लॉज थे ये? इसमें सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट कैसा है। सो ऑब्वियसली एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट बाय कंसीडरिंग सन इज सिचुएटेड वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। इसे समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जस्ट इमेजिन कीजिए, आप घर पर भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। 2 पिन्स लीजिए और 2 पिन को आप एक पेपर बोर्ड पे लगा दीजिए। एक धागा लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग धागा ले लीजिए, ओके, और उस धागे को टाई कर लीजिए और एक पेंसिल लेकर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसको इस तरह से गोल घुमाइए। तो आपको दिखाई देगा कि एक शेप बनता है और वो शेप होता है इलिप्स का, जिसमें 2 पिन्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो दोनों इलिप्स के फोकस होता है। तो इस तरह से बेसिकली उन्होंने सजेस्ट किया कि जो प्लैनेट्स होते हैं दे आर नॉट रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट बट दे आर रिवॉल्व इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। दिस इज द फर्स्ट लॉ। द सेकेंड लॉ that is called as a equal area. What is that equal area? According to him, the radius vector drawn from the sun to the planet sweep out equal area in equal interval of time. इसका क्या मतलब है? मतलब ये क्या जो एक पॉइंट आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए सन से लेकर तो प्लैनेट तक, और एक पर्टिकुलर टाइम में वो जितना एरिया कवर करता है उस इलिप्स में कहीं पर भी उतने टाइम में वो उतना ही एरिया कवर करेगा। दैट
द रेडियस वेक्टर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जैसे कि घड़ी का कांटा होता है, घड़ी का कांटा क्या होता है, मूव होता रहता है, तो आप घड़ी के कांटे को भी एक तरह के रेडियस वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं. एक्चुअली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. ओके, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम लोग कंसिडर करें कि किसी दो पॉइंट लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट लीजिए इलिप्स के, और आप इक्वल टाइम ले लिए, टाइम इंटरवल इक्वल लीजिए, और जब आप ऑब्जर्व करेंगे उन दो पॉइंट के बीच का एरिया, वो एरिया इक्वल आता है. सो व्हाट इज द सेकेंड लॉ? what is the second law? So what is the second law? Second law say that radius vector second law is state that radius vector drawn from the sun to that planet sweep out equal area in equal interval of time. यानी इक्वल इंटरवल में आप कोई भी दो पॉइंट का एरिया कैलकुलेट कीजिए, जब प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है तो वो एरिया आपको हमेशा इक्वल मिलेगा. इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरिया. यस. सेकेंड, व्हाट इज द थर्ड लॉ? थर्ड लॉ इज नथिंग बट द लॉ ऑफ पीरियड. इट स्टेट that square of the period of the revolution of any planet is directly proportional to the cube of the semi-major axis. What is that, the semi-major axis? Actually, when you consider the ellipse, so the largest distance from the sun to that of the planet is called as a semi-major axis. We can say that the largest distance, इसको हम लोग semi-major axis कह सकते हैं. So t square is equal to, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, t square is equal to k into r cube, that is t1 upon t2 its whole square is equal to r1 upon r2 its whole cube. This is nothing but the very famous formula to calculating the time period as well as the distance from the sun to that of the planet. ये तीन जो अब ये तीन लॉस तो बन गए. अब ये तीन लॉस का ग्रेविटेशन से क्या संबंध है, ध्यान दीजिए. अगर हम लोग बात करें कि सारे प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड गोल गोल घूम रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बिना किसी फोर्स के कोई भी चीज़ किसी के अराउंड घूमती रहे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक पत्थर लेते हैं, उसको धागा बांधेंगे और उस चीज़ को गोल गोल घुमाएंगे, तो ये समझ में आता है कि यस, उनके बीच में धागा है और धागे के अंदर जो टेंशन है, उस टेंशन की वजह से वो पत्थर गोल गोल घूम रहा है. इसका मतलब ये है क्या सन और प्लैनेट्स के बीच में भी कुछ तो होता होगा. इस चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व किया सर आइजैक न्यूटन ने 1660 में. जब ये नेचुरल फिलोसॉफी पढ़ रहे थे कैम्ब्रिज में, तो वहाँ पर प्लेग ब्रोक हो गया था. इस वजह से इन्हें घर भेज दिया गया था, यानी सभी को घर पे भेज दिया गया था. और तब वो स्टोरी आपको याद आ रही होगी कि जब वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, और एप्पल ट्री के नीचे जब वो बैठे थे तो उनके सर पर एक एप्पल गिरा, और सर पर एप्पल गिरने के बाद ही थॉट दैट व्हाई द एप्पल फॉल डाउन, राइट. उन्होंने सोचा एप्पल क्यों नीचे गिरा, राइट, व्हाई द एप्पल फॉल डाउन, एंड सारी स्टोरी फिर ग्रेविटेशन की वहाँ से शुरू हो जाती है. ओके, सो एक्चुअली मेरे हिसाब से उनको ये सवाल नहीं आया था कि एप्पल नीचे क्यों गिरा. एप्पल नीचे गिरता है ये तो उनको पता था, लेकिन मून क्यों नहीं नीचे गिरता है ये वो सोच रहे थे. व्हेन वी कंसीडर द फ्री फॉल कॉन्सेप्ट, अब फ्री फॉल, अब मैंने कुछ नया लेके आ गया. आप बोलेंगे सर यार फ्री फॉल आप कहाँ से लेके आ गए. देखो, फ्री फॉल जो होता है ये गैलीलियो का कॉन्सेप्ट था. गैलीलियो क्या कहते थे, एक हल्की ऑब्जेक्ट लीजिए, एक हल्का ऑब्जेक्ट लीजिए, एक हेवी ऑब्जेक्ट लीजिए, और उसको एक पर्टिकुलर हाइट से रिलीज कीजिए. दे विल फॉल एट द सेम टाइम पे ये गिरेंगे, राइट. सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये फैक्ट है, ये ऐसा होता है, राइट. कंडीशन क्या है, यहाँ पर आपको एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करना पड़ेगा. इफ यू निग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, then definitely these two things are falling down at the same time. Okay, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये फ्री फॉल था, और ये कॉन्सेप्ट पहले का था. इसका मतलब सर आइजैक न्यूटन इस चीज़ को जानते थे कि चीज़ें नीचे गिरती हैं. ओके, क्वेश्चन ये नहीं था. क्वेश्चन ये था कि अगर एप्पल नीचे गिरता है तो मून नीचे क्यों नहीं गिर रहा है. और मून इसीलिए नीचे नहीं गिर रहा है क्योंकि मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. तो अगर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो इसको रिवॉल्व कौन करवा रहा है, इसको रिवॉल्व कौन करवा रहा है. आप समझ रहे हैं मेरी बात. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. क्या बोल रहा हूं मैं, क्या अगर हम लोगों को पता है कि अगर हम एक पत्थर लेते हैं, उसको धागे से बांध देते हैं, ओके, और उसको गोल गोल घुमाते हैं, वो गोल घूम रहा है, ये बात एकदम समझ में आती है. लेकिन मून अर्थ के अराउंड गोल घूम रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है. देयर मस्ट बी समथिंग इन बिटवीन देम. उनके दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो होगा.
ये उन्होंने ध्यान से ऑब्जर्व किया और तभी उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, इसके ऊपर स्टडी किया और तब बात उनको याद आई, क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का एक कॉन्सेप्ट है। आई थिंक सो आप लोगों ने 10th में सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा ही होगा। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन, राइट, इन अ सर्कुलर मोशन विच इज एक्ट अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में बनाए रखता है, सर्कल में बनाए रखता है मतलब उसका सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करवाता है। यानी कोई भी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो एक्ट होता है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, यानी ये सेंटर के तरफ एक्ट होता है। इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला भी आपको पता है mv²/r होता है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है एक अलग अलग रूप में होता है, अलग अलग रूप में आप इसको देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि जब व्हीकल किसी कर्व रोड पर टर्न ले रही होती है, अगर व्हीकल किसी कर्व रोड पर टर्न ले रही है तो वहाँ पर क्या होता है, जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर वहाँ पर फ्रिक्शन ना मिले, गाड़ी को फ्रिक्शन ना मिले या टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन ना हो, वहाँ पर ऑयल स्पिल हो गया, तो क्या गाड़ी सर्कुलर टर्न ले पाएंगी? क्या वो कर्व रोड पे टर्न ले पाएंगी? नहीं ले पाएंगी। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर टायर और रोड में फ्रिक्शन होना ज़रूरी है। तो क्या फ्रिक्शन वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? यस, वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हर उस जगह पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको पत्थर का एग्जांपल दिया कि एक स्टोन लीजिए, उसको गोल गोल घुमाइए, तो धागे में जो टेंशन है, राइट, धागा है ना उनके बीच में, तो धागे में जो टेंशन है वो भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर धागा टूटा तो सर्कल में नहीं घूमेगा, सर्कल में घूमेगा क्या? अगर आप धागा कट कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो रहेगा, पत्थर जो रहेंगे, वो तो थ्रोन आउट हो जाएगा, वो गोल नहीं घूमेगा। इसका मतलब सर्कल में घूमने के अल्टीमेटली उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया, क्या अगर प्लैनेट जो है ये सन के अराउंड या मून जो है ये अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो उन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ से आया और वहाँ पर से उन्होंने 1666 में एक लॉ बनाया जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। क्या है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर with a force which is directly proportional to their product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब दुनिया में या यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट्स है जिनके अंदर कुछ ना कुछ मास है, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट के मासेस का प्रोडक्ट बढ़ता है तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाएंगे या उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। सो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इस फॉर्मूले को डिराइव किया, जैसे कि F = Gmm/r²। तो मान लो हम लोग कंसीडर करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, एक का मास m1 ले लेते हैं, एक का मास m2 ले लेते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस d ले लेते हैं। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस d ले लेते हैं, तो उनको प्रोपोर्शनलिटी आप बता सकते हैं F is directly proportional to the m1 m2 and F is inversely proportional to the d square। So by combining these two we take one of the constant called as a gravitational constant। So gravitational constant कैपिटल G से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। इस वैल्यू को डिटरमाइन करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम था सर केवेंडिश। सर हेनरी केवेंडिश ने इस चीज़ को कैलकुलेट किया था टॉर्शनल पेंडुलम से। ओके, टॉर्शनल पेंडुलम का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल तरह से किया जा सकता है। इसमें उन्होंने क्या किया था, दो स्फीयर लिए थे, दो मेटल स्फीयर लिए थे, ओके, और दो छोटे मेटल स्फीयर लिए थे, ओके। उन दोनों को कनेक्ट किया था एक स्ट्रिंग से जिसमें एक छोटा सा मिरर लगा हुआ था, ओके, और उन्होंने इन सारी चीज़ों को एक इवैक्यूएटेड चेंबर में बंद कर रखा था, राइट। उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, क्या जो बड़ा मास होता है वो छोटे मास की तरफ अट्रैक्ट होता है बिना किसी चीज़ के। देयर इज़ नो मैग्नेट, उनमें कोई मैग्नेट नहीं है या मैग्नेट नहीं था,
ओके, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो जब वो अट्रैक्ट होते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा कम या ज़्यादा होता है, बराबर ना, कम होता है ना। अगर दो प्लैनेट से अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो आपको समझ में आ रहा होगा, दो प्लैनेट्स बोल रहा हूँ, सॉरी, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस कम होता है, वहाँ पर एक एंगल फॉर्मेशन होता है और उस एंगल को कैलकुलेट किया जाता है, क्या एंगल हुआ उस मिरर में देखकर बेसिकली रीडिंग को मेजर किया जाता है और फिर सारे फॉर्मूले को एक साथ मिलाकर राइट उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, जिसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ग्रेविटेशन का कांस्टेंट जो होता है बेसिकली इट इज़ अ कांस्टेंट, डेफिनेटली इट इज़ अ कांस्टेंट, और ये बहुत ही कम वैल्यू का होता है, यानी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 का होता है, राइट। तो -11 बहुत ही कम होता है। तो यहाँ से बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आया था यहाँ पर आया था। बेसिकली ये बहुत ही वाइड, बेसिकली ये बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू जाते हैं, सो उन्होंने ग्रेविटेशन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस किया है। बेसिकली देखो, अभी भी हम लोगों को ग्रेविटेशन, आप बोल रहे होंगे कि हम लोगों को ग्रेविटेशन पता है सर, अट्रैक्शन तो होता है, क्या है उसमें बहुत बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन ध्यान से सोचिए एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाई द टू बॉडीज आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ऐसे कैसे कोई भी चीज़ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो अगर हम लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू जाएंगे तो इससे हम लोग आसानी से क्लियर हो सकता है। उन्होंने इस चीज़ को, यानी ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो स्पेस है, इसे फैब्रिक कहा था। फैब्रिक मतलब एक चादर इमेजिन कीजिए, चादर इमेजिन कीजिए, उस चादर पे आप एक हेवी ऑब्जेक्ट रख दीजिए तो वहाँ पर एक तरह का स्लोप बनता है, राइट, स्लोप बनता है। तो जितनी हेवी ऑब्जेक्ट रखोगे उतना बड़ा स्लोप आएगा, यानी कर्व फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा वहाँ पर? कर्व फॉर्म होगा। अब कर्व फॉर्म होगा तो अगर हेवी ऑब्जेक्ट है तो हेवी ऑब्जेक्ट और ये लाइट ऑब्जेक्ट, तो लाइट ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? हेवी ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है ना, हो रहा है अट्रैक्शन। आर यू गेटिंग दैट? समझ में आ रहा है अभी, राइट? क्यों हो रहा है? आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? सो एक्चुअल में स्पेस एक फैब्रिक है और उस फैब्रिक में हेवी ऑब्जेक्ट अगर रहता है तो वो एक कर्व बनाता है और इस कर्व की तरफ, कर्व की वजह से, इस स्लोप की वजह से जो छोटे प्लैनेट्स होते हैं, या फिर हम लोग कहेंगे कि जिनका मास कम होता है, वो बड़े मास की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देखिए ना आप, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं क्योंकि सन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा स्लोप बनाता है, सबसे बड़ा कर्व बनाता है, राइट। उसके बाद अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ मून से बड़ा है, इसलिए तो अर्थ जो है, सॉरी मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, राइट। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। फिजिक्स जो होता है वो एक विजुअलाइजेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए आपका, तो कोशिश कीजिए आप विजुअलाइज करने की। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फिर वो उसके अंदर क्यों नहीं चला गया, राइट? उसके अंदर क्यों नहीं चला गया? बिकॉज ऑफ देयर रोटेशन, सॉरी, बिकॉज ऑफ देयर रिवोल्यूशन। गोल घूम रहा है ना, है ना। एक छोटा सा आप एक पॉट लीजिए, जैसे वो हम घर में सब्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं इस तरह से, राइट। उसमें मार्बल लीजिए, एक मार्बल लीजिए और उस मार्बल को गोल गोल घुमाते रहिए ऐसे। तो मार्बल जब तक गोल गोल घूमता रहेगा सेंटर में आएगा कि कभी नहीं आएगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसी तरह से प्लैनेट्स कंटिन्यूअसली मोशन में हैं, दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन, दे आर रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली। और अगर वो रुक जाते हैं, अगर वो रुक जाते हैं, डेफिनेटली वो सन के अंदर इंटर हो जाएगी। सो इस तरह से बेसिकली ग्रेविटेशन एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, राइट। इसे अगर हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बड़ा ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, ओके। और ग्रेविटेशन जानने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, राइट। आज जो एरोप्लेन को हम लोग टेक ऑफ कर पाते हैं या रॉकेट को लॉन्च कर पाते हैं, राइट। रॉकेट को लॉन्च करवाने के लिए हम लोगों को ग्रेविटेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी था। अगर ग्रेविटेशन की बात हमें पता नहीं होती तो हम लोग कभी भी रॉकेट को लॉन्च नहीं कर पाते, सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाते। सो ग्रेविटेशन एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है फिज़िक्स में। सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ओके। और अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।